इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। बीजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में संबोधन के दौरान नरेंद्र मोदी दो बार इमोशनल नजर आए। पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव संसदीय दल के नेता के तौर पर रखा, जिसका सभी नेताओं ने समर्थन किया। मोदी ने आभार जताते हुए भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का जिक्र किया और भावुक हो गए। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी के बयान का जिक्र करते हुए भी मोदी का गला भर आया और मोदी अपने आंसू रोक नहीं पाए। भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी का रोना और खुद को संभालने में कुछ समय लगाना कई बात के इशारे कर गया। आज की बड़ी बहस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल हॉल वाला मोदी का संबोधन क्या इशारा करता है। प्रदेश की राजनीति से भी एक बड़ा सवाल इन दिनों उठ रहा है। माना जा रहा है कि अमित शाह और कैप्टन अभिमन्यु को हरियाणा में बीजेपी के मिशन विधानसभा पर लगाया जा सकता है। कैप्टन अभिमन्यु को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19 सीटों का सह प्रभारी बनाया गया था और नतीजे हम सबके सामने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जीत का परचम लहराया है। यही वजह है कि बीजेपी अमित शाह और कैप्टन अभिमन्यु की जोड़ी को हरियाणा में भी आजमाने का मन बना रही है, रणनीति बन रही है। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। ऐसे में बड़ी बहस से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे और यह जानेंगे कि किस करवट बैठने जा रही है हमारे प्रदेश की राजनीति। आप बड़ी बहस के साथ बने रहें। तो हमेशा की तरह इससे पहले कि हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं, आज के सवालों पर हम चर्चा शुरू करें। एक नजर डालिए उन सवालों पर जो आज हम बड़ी बहस में उठा रहे हैं। सवाल नंबर 1, संसद के सेंट्रल हॉल में आखिर नरेंद्र मोदी इमोशनल क्यों हुए? नरेंद्र मोदी के भीतर ऐसा कौन सा दर्द था जो आज छलक गया और नरेंद्र मोदी का इमोशन क्या इशारा कर रहा है? यह बहुत स्वाभाविक है कि एक नेता जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हो, जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, अब देश का प्रधानमंत्री बनने को तैयार हो, वो जब संसद के सेंट्रल हॉल में अपने सहयोगियों को संबोधित कर रहा हो तो उसका गला भर आए। किन अच्छी और बुरी बातों को याद करके नरेंद्र मोदी इमोशनल हो रहे हैं, आज हम अपने पैनल से यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, सेंट्रल हॉल वाला मोदी का संबोधन आखिर क्या इशारा करता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जीत का जश्न मनाने का वक्त अब चला गया, जोश और उत्साह का वक्त नहीं है, अब देश के विकास में जुटने का वक्त है। सरकार वो हो जो गरीबों की हो। यह वही नारा है जो कभी कांग्रेस पार्टी दिया करती थी। आज नरेंद्र मोदी जब गरीबों की बात कह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके मन में क्या इरादे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगला सवाल नंबर 3, अमित शाह और कैप्टन अभिमन्यु की जोड़ी क्या प्रदेश में भी समीकरण बदल सकती है? और क्या प्रदेश में समीकरण बदलने के लिए बीजेपी ये रणनीति बना सकती है? क्योंकि शुरुआत में ही जिक्र किया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19 सीटों का सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु को बनाया गया था और तमाम जो जानकार हैं, राजनीतिक पंडित हैं वो ये मान रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी इस जोड़ी को दोहरा सकती है। पिछले दिनों चुनाव के नतीजों के बाद अमित शाह को हरियाणा का प्रभारी बनाए जाने की चर्चाएं उठी थी। क्या वो कॉम्बिनेशन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत का कॉम्बिनेशन बन गया, उसे हरियाणा में बीजेपी दोहरा सकती है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4 जो बहुत महत्वपूर्ण है आज की सियासत के मद्देनजर कि क्या कुलदीप बिश्नोई को गठबंधन टूटने का डर है?
पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह के बयान सामने आए हैं, पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम प्रदेश में घटा है, उसको लेकर इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने एक इशारा यह किया है आज अपने समर्थकों में जोश भरते वक्त कि अगर जरूरत पड़ी तो वो 90 सीटों पर लड़ सकते हैं। इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब की तरफ से एक बयान दिया गया, उसके बाद अनिल विज की निजी राय लोगों के सामने आई, जगदीश मुखी की प्रतिक्रिया भी लोगों ने देखी, और तब से यह सवाल उठ रहा है कि क्या हिसार की सीट गंवाने के बाद हजका के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। और जब वो कार्यकर्ताओं से इशारों में ये बात कह रहे हैं तो इसका कितना दूरगामी परिणाम हो सकता है। तो सेंट्रल हॉल वाला मोदी का संबोधन क्या इशारा करता है? नरेंद्र मोदी आज संसद में पहली बार पहुंचे और पहली बार में ही जो भावुकता देश ने देखी वो क्या इशारा कर रही है? क्या कुलदीप बिश्नोई की प्रतिष्ठा अब विधानसभा चुनावों में भी दांव पर लगने वाली है? क्या हजका बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है? प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं और अमित शाह और कैप्टन अभिमन्यु की जोड़ी को क्या बीजेपी हरियाणा में भी दोहरा सकती है? इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। जल्दी से हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में है। रास बिहारी जी, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल राजीव जेटली साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संडे गार्जियन संजय शर्मा जी भी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस में। अमित जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करेंगे। लगता है ऐसा है, हमने बार बार चुनावों के दौरान जब विश्लेषण किया तो एक बात कही थी कि अब देश करवट ले रहा है सियासत के मद्देनजर। ऐसा लगता है कि देश की राजनीति बदलने जा रही है। आज जब एनडीए की बैठक हुई, आज जब तमाम नवनिर्वाचित सांसद इकट्ठे हुए सेंट्रल हॉल में और नरेंद्र मोदी ने जो भावुक करने वाला भाषण दिया, उससे कम यही इशारा मिला। नरेंद्र मोदी की भावुकता में अभी जी आपको क्या दिखता है? एक चट्टान की तरह अडिग रहने वाला शख्स आज आंसुओं में दिखाई देता है। ये क्या है? बहुत स्वाभाविकता है या ये भी किसी रणनीति का हिस्सा है? नहीं, रणनीति का हिस्सा तो नहीं कहूँगा, कम से कम ऐसे समय में जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो भावुकता है उसके पीछे कई कारण हैं। वो उन कारणों में जिसमें मोदी जी ने भी कहा कि ये 5 पीढ़ियों की तपस्या है जो आज ये दिन देखने को मिल रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ परिवार या बीजेपी के लिए जो जनसंघ से शुरू हुई और यहाँ तक की यात्रा तक बीजेपी के लिए ये दिन वाकई में ही ऐतिहासिक है और पूर्ण बहुमत से आए हैं, जिसका सपना, जैसा कि उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि उनके बुजुर्गों ने या संस्थापक सदस्यों ने ये सपना देखा था, वो सपना आज इतने वर्षों के बाद पूर्ण हुआ है। और इसमें स्वाभाविक ही था। आप देखें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही भावुक हुए, वहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी भावुक हुए और आपने सेंट्रल हॉल में देखा होगा कि बहुत सारे लीडर, उनके बहुत सारे नेता, हमारे प्रदेश से चुनकर आने वाले रतनलाल कटारिया साहब भावुक हुए। काफी उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। रविशंकर प्रसाद की आंखों में आज आंसू दिखाई दिए। बिल्कुल देखने को मिला जी। ये तभी होता है जब आप बहुत किसी चीज को पाने के लिए तपस्या करते हैं या भाग दौड़ करते हैं, या फिर जब वो अचीव हो जाता है तो ये खुशी के आंसू थे एक तरीके से। और वहीं दूसरी ओर आपने सवाल किया कि सेंट्रल हॉल में जो संबोधन था वो क्या इशारा करता है, तो वो इशारा बहुत स्पष्ट था कि ऐसा है कि बहुत ही तपस्या और कार्यकर्ताओं की या संगठन के लोगों की या पीढ़ियों की तपस्याओं के बाद या शहादत के बाद ये दिन आया है। तो ये दिन ऐसे नहीं आया है तो कहीं भटक ना जाएं, कहीं अपने रास्ते से इधर उधर ना हो जाएं और कहीं हम भी उसी रास्ते पे ना चल पड़ें जिस रास्ते पे कांग्रेस चल पड़ी और चल पड़ने के बाद आज इस स्थिति तक पहुंच गई कि सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुराना राजनीतिक दल
आज ये स्थिति है कि सचमुच में जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई वो कहीं ना कहीं नज़र आती है रिजल्ट्स के अंदर। तो हम उस रास्ते पे ना चल पड़े जो अपेक्षा आकांक्षा इस पूरे देश ने हम इन लोगों से की है जी। उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा भी कि और परिश्रम करना होगा। परिश्रम करने के साथ साथ बेसिकली उन्होंने पूरी दिशा दी कि ये वैसी सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार चलेगी तो आशावादी तरीके से चलेगी, ये सरकार चलेगी तो सबको साथ लेके चलेगी। और गरीब वाली जो बात कही, उस गरीबी वाली जो बात में उन्होंने अंत्योदय की भी बात कही, पहले से भी चलता आया था तमाम सारी चीज़ें। लब्बो लबाब ये है कि ये सरकार डिफरेंट होगी, इसका काम करने का डिफरेंट तरीका होगा और ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। इसके लिए आप सब लोग तैयार हो जाएं, चाहे वो वरिष्ठ हैं, चाहे वो नए हैं, चाहे वो कोई भी हैं।